नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला दिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहला का आंसर होगा कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और H2 गैस मुक्त करता है। तो Zn H2SO4 जब होगा तो ये हो जाएगा Zn SO4 प्लस H2। आप पढ़े होंगे विस्थापन अभिक्रिया, तो उसी को क्या करता है कि जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो जिंक क्या करता है कि जिंक SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड और H1 गैस उत्पन्न करता है। जब Mg+2HCl जब अब क्रिया करके क्या बनाता है MgCl2 बनाता है अब प्लस H2 गैस। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि किन किन अभिलक्षणों के आधार पर पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो जब भी आप पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कब होता है, तो जब उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, उसमें से गैस का निकास होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। तो जब भी अभिक्रिया होगा तो ये चारों चीजें होंगी। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास और चौथा तापमान में परिवर्तन। तो कभी भी पूछे क्वेश्चन हमेशा आता है वीवीआई है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी पूछ सकता है कि किन किन अभिलक्षणों के आधार पर पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आप बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा और तापमान में परिवर्तन हो गया। तो अब हम लोग आगे देखें, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे। अब बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो हम लोग चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आप रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा श्वसन लेना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं। एक होती है भौतिक अभिक्रियाएं, एक होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं उसे कहते हैं जिसमें एक बार परिवर्तन है तो दोबारा वो पूर्व की स्थिति में न आए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं जो लिखा गया कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ होता क्या है। पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जब दो अभिकारक आपस में मिल जाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और नया उत्पाद उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि जो दो अभिकारक मिलकर जब एक नया उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, नए उत्पाद का बनना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखें जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपादित होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है, सारे वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको हमेशा याद करना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। टाइम बहुत कम बचा है, ये रिवीजन के लिए कर रहे हैं। आप साल भर पढ़े हुए हैं, हम बस रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो दिया देता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहा जाता है कि जब क्या करता है, एक साथ उपचयन और अपचयन हो। मतलब उपचयन और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उसे ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिया गया है Fe2O3 प्लस 3CO, यहाँ जाकर क्या हो गया, Fe हो गया, 2Fe हो गया और 3CO2 हो गया। तो दोनों में क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि जब ऑक्सीजन लॉस होता है और हाइड्रोजन गेन करता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन लॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ होती हैं, उपचयन और अपचयन, तो उसे ही हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक
अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समय। देखिए संतुलित समीकरण हमेशा पूछा जाता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि संतुलित समीकरण लिखना आपको आना चाहिए। ये आपको बुक में दिया होगा, उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, हर साल प्रीवियस ईयर में आता है, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का H2 होता है प्लस क्लोरीन का Cl2 होता है, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2HCl हो जाता है। दूसरा दिया है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो हम जानते हैं बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होता है। जब हम इसको संतुलित करते हैं तो क्या हो जाता है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 2, और इधर क्या हो जाएगा 3BaSO4 प्लस 2LCl3। ठीक है, तो आपको को आना चाहिए और उसका सूत्र भी याद होना चाहिए। जैसे बेरियम क्लोराइड, तो आपको याद होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड कैसे होता है, तो BaCl2 होता है, ठीक है। तो चलिए ये है 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, हमको बताना है कि इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है या अवकृत हो रहा है, इसकी पहचान करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2Cu प्लस O2, जब इसको तापमान मिलता है तो क्या होता है 2Cu होता है। तो देखिए क्या हुआ है, आप जानते हैं कि जब 2Cu रहता है, जब इसमें Cu के साथ O जुड़ जाता है तो क्या हो रहा है Cu ऑक्सीकृत हो रहा है और ऑक्सीजन जो है अवकृत हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन घट रहा है और Cu में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। इसी को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि ZnO प्लस C, फिर क्या हो जा रहा है Zn प्लस CO। तो फिर यहाँ भी देखिए ZnO में से क्या हो रहा है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अवकृत हो रहा है, मतलब रिडक्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका। और प्लस सी, तो सी में देखिए CO हो गया, तो ये CO क्या हो गया, मतलब जो कार्बन है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि CuO प्लस H2, तो फिर यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ Cu हो गया तो क्या हो रहा है, तो CuO पहले था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन बाद में चलकर क्या हो गया कॉपर हो गया, तो इसमें क्या ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। और जो रिडक्शन को हम लोग अवकृत कहते हैं, हिंदी में अवकरण हो रहा है। और H2 जो है H2O हो गया है, तो उसको हम लोग बोल दिए ऑक्सीकरण हो रहा है H2 का, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप तो समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कहलाता है, जब दोनों एक साथ हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब क्या अवकरण और ऑक्सीकरण, तो क्या होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि Ca कैल्शियम ऑक्साइड पर जल डालने पर किस प्रकार की अपक्रिया होगी, हमेशा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कैल्शियम ऑक्साइड पर जब हम जल डालते हैं तो किस प्रकार की अपक्रिया होती है। तो हम जानते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पर जल डालते हैं तो काफी उष्मा उत्पन्न होती है और वो क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। इस अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है उसको आप बताइए। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो CaO प्लस H2O जब जुड़ता है तो CaOH2O हो जाता है और ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी किस रासायनिक अभिक्रिया पर है, तो फोटोग्राफी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए कैसे, प्रकाश, जैसे 2AgBr, ठीक है, वो क्या हो जाता है 2Ag प्लस Br2 हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया होगा कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन जो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, क्वेश्चन ए नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, गलती से लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन जो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि वैसा रासायनिक समीकरण जो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और जो उत्पादों में परमाणु संख्या दोनों बराबर हो, प्रतिफल का मतलब उत्पादे होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वैसा रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है जिसमें जो अभिकारक होते हैं उनकी परमाणु संख्या तथा जो उत्पाद आता है उनमें परमाणु की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। देखिए जैसे दिया है 2H2 प्लस O2 तो 2H2, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है कितने हैं, हाइड्रोजन देख लीजिए, कह रहा है कि अभिकारकों की परमाणु संख्या कितने हैं 6 है, ठीक है, गिन लीजिए।
जो हाइड्रोजन है 2 2 जा 4 हो गया और 2 और 6 हो गया। और प्रतिफल में भी देखिए, प्रतिफल में परमाणु संख्या कितने हैं? 6 हैं। तो इसीलिए क्या हो गए? ये हो गए तुमको आपको रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण के लिखने में शब्द समीकरण से भी अति संक्षिप्त विधि क्या है? तो आप जानते हैं कि जब शब्द समीकरण से भी अति संक्षिप्त क्या है, तो हम लोग सूत्र लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या हो गया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि हम लोग क्या करते हैं, शब्द में लिखने की जगह फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अति संक्षिप्त किया जा सकता है, जो अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दीजिए। हम अभी बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन कौन है? श्वसन लेना, भोजन का पचना, भोजन पकाया जाना, अंगूर का किण्वन होना आदि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, कह रहा है कि सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, अब आया क्वेश्चन कि संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? तो आप जानते हैं कि जब दोनों साइड अगर अभिकारक और उत्पाद में दोनों साइड परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित समीकरण, समान न हो तो क्या होगा? असंतुलित समीकरण होता है। वहीं लिखा है कि रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक, देखिए अभिकारक की जगह अधिकारक हो गया है गलती से, वहां आप लोग अभिकारक लिख लीजिएगा। अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु जो तीर है चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं कि असंतुलित समीकरण उसे कहते हैं कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों साइड क्या हो? सेम हो। और जिसमें सेम ना हो उसे हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है 15 नंबर के किस साक्ष्य के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है कि नहीं, संपन्न नहीं हुई है? तो हम जानते हैं कि इस साक्ष्य के आधार पर हम अभी बताए थे कि कैसे हुई है और कैसे नहीं हुई। अगर अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो रासायनिक समीकरण नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। वहीं बोल रहा है कि रंग में परिवर्तन होगा तो आप समझिए कि रासायनिक अपक्रिया होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। गैस का निकास, अगर गैस का निकास नहीं होगा तो रासायनिक अपक्रिया नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा। तापमान में परिवर्तन होगा तो समझिए कि क्या होगा? रासायनिक अपक्रिया होगा। अगर तापमान में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा। अब आया कि चलन ताप किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए न्यूनतम तापक्रम आवश्यक है, इससे कम तापक्रम पर दहन नहीं हो सकता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्वलन ताप होना चाहिए था, चलन ताप लिख दिया है गलती से। ठीक है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, वहां पर क्या होगा? ज्वलन ताप। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि वह ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? तो आप जानते हैं कि ज्वलन ताप उसे कहा जाता है जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, अब आया कि आप इसका फुल फॉर्म लिखिए। हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में जानते हैं कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि लिक्विड नेचुरल गैस होता है जिसको तरलीकृत प्राकृतिक गैस कहते हैं। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो आप लोग को ये बहुत ही वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक शंक्वाकार फ्लास्क में जस्ते के दानेदार टुकड़े लिए जाते हैं, इनमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, निकलने वाले गैस का नाम बताइए और रासायनिक अपक्रिया के लिए उपयुक्त समीकरण लिखिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क है, उसमें जस्ते के दानेदार टुकड़े ले लिए जाते हैं और उसमें क्या डाल दिया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 डाल दिया जाता है। किसमें? जिंक में। ठीक है, जस्ता जो है जिंक को कहा जाता है। तो जिंक में जब डालते हैं हम H2SO4 तो क्या हो जाता है? विस्थापन अपक्रिया हो जाता है। वहां पर क्या ZnSO4 होता है, जिंक सल्फेट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। और समीकरण भी लिख दिया गया है Zn प्लस H2SO4, वो क्या हो जाता है? ZnSO4 प्लस H2। तो आप लोग देखते होंगे H2SO4 बार बार आ रहा है, चाहे ZnSO4 बार बार आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा कि H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ZnSO4 को क्या कहते हैं? ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि दहन के पोषक तत्व कौन नहीं है? ठीक है, मतलब
दहन के जो पोषक तत्व कौन नहीं हो सकते हैं, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब क्या है, स्वयं ज्वलनशील है, तो ये दहन के पोषक तत्व नहीं हो सकते हैं। अब आया कि भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, तो हमने अभी बताया था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ठीक है? तो हम अभी बताए थे कि जो अपने पुनः स्थिति में वापस आ जाए तो उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ बन जाएगा फिर पानी हो जाएगा, ठीक है? मोम का पिघलना, मोम पिघल जाएगा फिर जम जाएगा, पानी से भाप बनना, फिर भाप से पानी बन जाएगा। ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है? इनमें सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति नहीं बदलती है। ठीक है? अब आया 21 नंबर। 21 नंबर है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन कराया जाता है। इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। मतलब इसको रासायनिक समीकरण में व्यक्त कर देना है। ठीक है? तो आप जानते हैं Ag मतलब क्या होता है? सिल्वर होता है। तो क्या लिखा है समीकरण कि AgNO3 मतलब उसमें 2 संतुलित करने के लिए 2AgNO3 हो गया प्लस Cu, उसके बाद क्या हो जाता है समीकरण, ये दोनों अभिकारक हो गए, दोनों अभिकारक हो गए, दोनों मिलकर क्या बने 2Ag प्लस CuNO3 2। ठीक है? तो ये हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे AQ लिखा है, AQ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्वेटिक मतलब एक्वस, मतलब इसका मतलब होता है जलीय। वो जो विलियन है वो जलीय है। Cu मतलब कॉपर, कॉपर देख रहे हैं सॉलिड है। ठीक है? तो ये लिखा है, इसका मतलब आप समझिएगा। ठीक है? आगे चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से क्या बनता है? रासायनिक अभिक्रिया दें। तो आप जानते हैं कि दानेदार जस्ते पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो H2SO4 अभी हम बताए थे इसको। ठीक है? तो दानेदार जस्ते पर जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या निकलता है? H2 गैस निकलता है। ठीक है? 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में गर्म किया जाता है तो क्या होगा, इसका लौ कैसा होगा? तो आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में हम गर्म करके जलाते हैं तो क्या निकलता है, इसका लौ जो होता है श्वेत होगा, उजला होगा। ठीक है? इससे बनने वाले ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो जब मान लीजिए कि इसका लौ ही श्वेत होगा तो रंग कैसा होगा? श्वेत ही होगा, मतलब उजला ही होगा। इसका समीकरण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि Mg+O2। ठीक है? तो क्या हो जाएगा 2MgO हो जाएगा। अब आया क्वेश्चन 24 नंबर कि जल के विद्युत विच्छेदन में एक गैस दूसरे के आयतन की दुगुनी है, क्यों? ठीक है? तो आप जानते हैं कि जल के विद्युत विच्छेदन में जब एक गैस दूसरे के आयतन की दुगुनी होती है, क्यों होती है? तो जानते हैं। देखिए लिखा है कि 2H2O क्या होता है 2H2 प्लस O2 हो जाता है। तो समीकरण स्पष्ट है कि परीक्षणलियों में उत्पन्न गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, साथ साथ दो आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन ऑक्सीजन मुक्त होता है। 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, डाउट खत्म हो जाएगा और ये बार-बार नहीं होगा। अब आपके पास टाइम बहुत कम बच गया है, ठीक है? तो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है तो पदार्थ X का नाम तथा सूत्र। अब देखिए कहाँ आ गया, अभी हमने बोला सफेदी के लिए होता है तो क्या हो गया? वो चूना हो गया, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसी को गर्म कर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है? तो बोल रहा है कि जल के साथ भी अपक्रिया लिखिए। तो पहला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। जल के साथ जब अपक्रिया करते हैं क्या हो CaO2 हो जाता है, CaO प्लस H2O हो जाता है, CaOH2 हो जाता है। अभी आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को जब आपस में मिश्रित करते हैं तो अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप किस वर्ण का था? तो आप जानते हैं कि अवक्षेप जब हम लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड को विलयन को जब आपस में मिश्रित करते हैं तो जो अवक्षेप निकलता है वो पीला वर्ण का था। कितना क्या था? पीला वर्ण का था। और पूछ रहा है कि यौगिक का नाम क्या है? तो यौगिक का नाम लेड आयोडाइड है। ठीक है? अब समीकरण पूछ रहा था, इसका समीकरण सही समीकरण क्या होगा? PbNO3 2 होगा प्लस 2Kl PbL2 प्लस 2KNO3 होगा, पीला अवक्षेप होगा। ये कौन सा है? तो आप देख रहे हैं इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? द्विविस्थापन अपक्रिया हो रहा है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? ठीक है? उत्प्रेरक से क्या समझते हैं? तो उत्प्रेरक देखो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे क्या होता है कि पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो धीमी गति से ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन इसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलकर गर्म किया जाता है तो तीव्र गति से ऑक्सीजन निकलता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। क्या करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। तो इसका सही समीकरण क्या होगा? तो 2KClO3 हो जाएगा प्लस MnO2 और बनकर क्या हो जाएगा 2KCl प्लस 3O2 प्लस
MnO2। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण? कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो अभी हमने बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है, CaOH2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप पहले से ही जानते हैं कि CO2 होता है। और जब दोनों जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? CO3 बन जाता है, प्लस H2O निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला का फॉर्मूला। दूसरा है एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड। तो आप जानते हैं कि कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2 होता है और एल्युमिनियम का Al होता है। तो जब हम Al और CuCl2 को एक साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3 बनता है, प्लस कॉपर बाहर आता है, तब Cu हो जाता है। जब हम इसको संतुलित करते हैं तो 2Al प्लस 3CuCl2 होता है। इधर क्या होता है? 2AlCl3 प्लस 3Cu होता है। सी नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट जब अपक्रिया करते हैं तो बनते हैं क्या? बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका समीकरण लिखिए। तो इसका क्या होता है? बेरियम क्लोराइड का भी बताए थे कि BaCl2 होता है, और पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4 होता है। देखिए SON लिख दिया, गलती से लिखा गया, वहां पर K2SO4 होगा। फिर बेरियम सल्फेट बना तो BaSO4 हो गया, प्लस 2KCl पोटेशियम क्लोराइड के पोटेशियम का होता है। अब आया 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना है। आप लोग रासायनिक समीकरण संतुलित लिख लीजिएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि आप रासायनिक निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए एक एक रासायनिक अभिक्रिया दें। ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, तो हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है? जिसमें ऊष्मा निकले। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे CH4 हो गया प्लस 2O2, दोनों मिलकर क्या बनाता है? CO2 बनाता है, प्लस 2H2O बनाता है, तो प्लस ऊर्जा ऊर्जा निकले तो ऊष्माक्षेपी हो गया। अब है उपचयन एवं अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब आया कि इसको संतुलित करना, संतुलित बता ही दिए हैं, ये संतुलित समीकरण का क्वेश्चन है, आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। इधर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को लिखे। तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत सारे हैं। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन किसे कहते हैं? जब एक उत्पाद एकल उत्पाद टूटकर क्या बन जाता है? दो अभिकारकों में चेंज हो जाता है, मतलब एक एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में चेंज हो जाता मतलब विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया अभी ही बताए हैं। द्विस्थापन मतलब किसी समीकरण में कि जो दो समीकरण है दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर दे, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। उपचयन अपचयन अभी बताएं कि उपचयन अपचयन जब दोनों में, एक में ऑक्सीजन का ह्रास हो, एक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकृत हो, मतलब ऑक्सीजन गेन करे, एक में ऑक्सीजन लॉस करे, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और क्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये सब कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ये पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि आप 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया या अवक्षेपण एवं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आया कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? तो आप जानते हैं कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? अभी बताए कि वैसे अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा हो जाता है, उसे प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे Zn प्लस 2HCl, तो ZnCl2 प्लस H2 हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यही हुआ कि जो आपको Cl था वो Zn के साथ चला गया, ZnCl2 हो गया और H2 बाहर आ गया। इसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों यौगिक, जो दो यौगिक हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl है प्लस AgNO3। अब क्या हुआ कि Na अपना Cl किसको दे दिया? Ag को दे दिया, और Ag अपना NO3 किसको दे दिया? Na को दे दिया। तो देखिए क्या हो गया, AgCl प्लस NaNO3 हो गया। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आया कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण को लिखें। तो आप जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एकल, अभी देखिए अभी बताए थे क्वेश्चन कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर एक छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, जैसे CaCO3 है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाया?
CaCO3 को जब हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब CaO प्लस CO2। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, एकल जो अभिकारक था वो टूटकर दो छोटे-छोटे उत्पादों में बँट गया, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में हम बताए थे कि दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, तो क्या बन गया, CaO2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण लिखिए, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब पूछा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभी बताए कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय विस्थापन के आप दो उदाहरण लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, बोल रहा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान किए। जैसे अभी हम बताएं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को क्या है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड जब क्या टूटता है तो क्या बनाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन हो जाता है, ठीक है। फिर वैसे ही जल है, H2O है, जब टूटता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझ। अब देखिए, जिस अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो, क्या हो, ऊर्जा अवशोषित हो, माने ऊर्जा ली जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण अब पूछा है, तो एक परख नली में दिया है कि 2 ग्राम बेरियम ऑक्साइड है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेकर जब हम कांच की छड़ से मिलाया जाता है तो परख नली के दीवार या नीचे के भाग को छूकर देखा जाता है, तो पाया जाता है कि परख नली काफी ठंडा हो गया है। मतलब क्या है, उसमें के ऊष्मा को वो क्या करते हैं, अवशोषित कर लिया है, खींच लिया है, तो इसे ही हम क्या करते हैं, यही अभिक्रिया क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। अब पूछा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो आप जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें क्या निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से करते हैं, तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। मैंने श्वेत अवक्षेप क्या मतलब, उसका जो अवक्षेप है वो कैसा बनता है, उजला बनता है। NaCl प्लस AgNO3 को करते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 होता है, ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब बोल रहा है कि क्या कोयले का दहन और जल का बनना संयोजन अभिक्रिया है, तो हाँ संयोजन अभिक्रिया है। कैसे, तो आप देख लीजिए कि जब कार्बन हो गया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या CO2 हो जाए, गैस हो जाता है। मतलब दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए फिर आगे के संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछता है बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। क्या पूछता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं CaOH2। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको, ये नहीं बोले कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, कहेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, तो आप लोग को अभी बताए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होना किस प्रकार की अपक्रिया का तो ये क्या है, वियोजन अपक्रिया है। हम अभी बताए कि कैल्शियम कार्बोनेट जब दो भागों में टूट गया तो क्या बन गया, एक एकल अभिकारक का दो छोटे छोटे नए उत्पादों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। तो क्या हो जाएगा ये, तो बोल रहा है कि उसका उदाहरण बताइए वियोजन अभिक्रिया का, तो CaCO3 टूटकर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब आया आगे, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जिंक को जब फेरस सल्फेट के विलयन में डालेंगे, आयरन सल्फेट कहिए फेरस सल्फेट कहिए, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा और जो आयरन होगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस FeSO4, जब दोनों मिलकर बनता है तो क्या ZnSO4 प्लस Fe हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन के चलते अपचयन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। अभी हमने बताया कि अपचयन और उपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है।
जैसे दिया है उसका एग्जाम्पल CH2 प्लस H2 क्या हो गया CH4 हो गया। वैसे ही CuO प्लस H2 तो Cu प्लस H2 हो गया। अब बोला कि उपचयन अपचयन किसे मतलब रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहा जाता है। तो अभी हमने बताया कि जिसमें क्या हो ऑक्सीजन का ह्रास भी हो ऑक्सीजन का गेन भी हो दोनों हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो दोनों को क्या कहा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ हो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं तो आप जानते हैं कि जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं पेंट करते हैं। अब क्या होता है कि लोहे के वस्तुओं को जब हम वायु में छोड़ देते हैं तो आर्द्रता के चलते क्या हो जाता है उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का क्या होता है उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और लोहे पर जंग लग जाता है, जब जंग लग जाता है तो क्या होता है ऐसी अवस्था में लोहे की वस्तुएं संक्षारित होने लगती हैं। ठीक है, इन वस्तुओं पर जब हम पेंट लगा देते हैं तो क्या होता है उपचयन की क्रिया नहीं होती है और लोहे की वस्तुएं संक्षारित होने से बच जाती हैं। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन पूछता है क्या होता है कि जब लोहे के कील को खुली वायु में छोड़ दिए। देखिए वही बात है कि जब हम लोहे के कील को खुली वायु में छोड़ देंगे तो क्या वायु के साथ अब क्रिया करके उस पर क्या लग जाएगा जंग लग जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भोजन पकाया जाता है मतलब अन्न के जब भोजन पकाया जाता है अन्न के दाने और जल के साथ विशिष्ट ताप पर रासायनिक अपक्रिया के फल से भोजन पक जाता है। ये क्यों होता है तो हमने बताया कि भोजन का पकना जो है रासायनिक अपक्रिया के चलते होता है। अब आया 55 नंबर क्वेश्चन कि रसायन संसारण से आप क्या समझते हैं तो अभी हमने बताया कि संक्षारण किसे कहा जाता है तो आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन जब वायु में हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है इस पर भूरे रंग की पर चढ़ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और यह प्रक्रिया अन्य धातुओं के परतों परतों पर भी होती है और उनका भी रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से बनेगा लिखा जाएगा कहाँ से यहाँ से लिखा जाएगा कि जब जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं संक्षारण करते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की वस्तुएं क्या हो जाती हैं खराब हो जाती हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन अब मान लीजिए कि आप लोग कहिए कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं कि लोहे में कैसे जंग लगता है। आप लोग तो देखते ही हुए सामान्य तौर पर। दूसरा क्वेश्चन 56 नंबर पर चलते हैं हम लोग कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है तो आप जानते हैं कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफेद में करने में क्यों किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत चढ़ा देती है। सफेदी करने के